चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। कक्षा 10th के फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम एवं पोषण के बारे में। जैव प्रक्रम एवं पोषण। अब देखिए, चलिए चर्चा करते हैं, समय गवाए। जैव प्रक्रम एवं पोषण। जैव प्रक्रम एवं पोषण। जैव प्रक्रम एवं पोषण। एक मिनट हम बोर्ड देख लेते कि अच्छा से आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, चलिए। जैव प्रक्रम एवं पोषण। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस, और पोषण यानी समझ रहे पाचन, न्यूट्रिशन। तो जीवन को चलाने के लिए हमारे अपने शरीर को चलाने के लिए कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो उसी को कहते हैं जैव प्रक्रम। यानी जीवन को, शरीर को चलाने के लिए जिस जिन प्रोसेस से यानी जिन जिन प्रक्रम से गुजरना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं उसको? जैव प्रक्रम। यह जिंदा जीव में होता है, यानी लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तु में होती है जैव प्रक्रम। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जिंदा रहने के लिए यानी जीवित रहने के लिए जो जो प्रोसेस करते हैं वह जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे देखिए, हम लोग भोजन करते हैं यानी पोषण लेते हैं, तो पोषण क्या है? जैव प्रक्रम की प्रक्रिया है। पोषण क्या है? जैव प्रक्रम की प्रक्रिया है। यानी हम लोग भोजन खाते हैं जीवित रहने के लिए, तो यह जैव प्रक्रम की प्रक्रिया है। और देखिए, हम लोग जीवित रहने के लिए श्वास लेते हैं। जीवित रहने के लिए क्या लेते हैं? श्वास लेते हैं। तो श्वसन भी क्या है? श्वसन भी क्या है? जैव प्रक्रम है। श्वसन भी क्या है? जैव प्रक्रम है। इसके अतिरिक्त हम लोग जिंदा रहने के लिए उत्सर्जन करते हैं, अपने शरीर से फालतू पदार्थ को निकालते हैं, तो ये भी है जैव प्रक्रम। उत्सर्जन भी क्या है? जैव प्रक्रम। और हमारे शरीर को चलने के लिए हर एक अंग, शरीर में खून बह रहा है, हर एक अंग में खून चल रहा है, यानी रक्त परिसंचरण। क्या हो रहा है? रक्त परिसंचरण यानी शरीर में रक्त चल रही है। तो इस प्रकार ये सब जो है जैव प्रक्रम की भाग है। जैव प्रक्रम की क्या है? हिस्सा है, जिसमें से यानी लाइफ प्रोसेस, हमारे जीवन को चलाने के लिए, हमारे बॉडी को चलाने के लिए, शरीर के लिए ये सब प्रोसेस होता है। इसमें ज्वलन अलग से आता है। अब इसी में से एक चीज के बारे में इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में, जिसका नाम है पोषण। जिसका नाम क्या है? पोषण। यानी पाचन तंत्र के सिस्टम के बारे में अच्छा से पढ़ना है कि हम लोग किस तरह भोजन करते हैं तो क्या क्या होता है उसके बारे में। इसी को कहते हैं पोषण। तो ये अगर आप किताब में अगर हम चर्चा करें तो इस सभी का अलग अलग चैप्टर है। इस सभी का क्या है? अलग अलग चैप्टर है। तो अलग अलग चैप्टर में सबका चर्चा करेंगे तो यहीं पे क्या हो जाता है, कुल 8 चैप्टर है जो बायोलॉजी में है। 10th के 8 चैप्टर है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर को देख रहे हैं। इसी वीडियो में पूरा चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे, शुरू से अंत तक, जितना देर का हो जाए। इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं केमिस्ट्री के लिए, पूरा 2 घंटा का लगभग वीडियो है, लेकिन वो शूटिंग सब कुछ हो चुका है, अच्छा से रिमिक्स भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो लैपटॉप में उसे मोबाइल में नहीं आ रहा है, इसलिए काफी प्रॉब्लम है। तो हम अब मोबाइल से शूटिंग कर रहे हैं, यानी स्टैंड जो मोबाइल का भी है तो उस पर ही खड़ा है अभी। अब बगल में कैमरा भी है, तो कैमरा से मतलब लाइट आ रहा है, उसमें देख सकते हैं, लेकिन हो रहा है शूटिंग अभी मोबाइल से, इसलिए आवाज में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें चर्चा करना है पोषण के बारे में। अब किसके बारे में चर्चा करना है? पोषण के बारे में। वे सभी क्रियाएं जो मानव अपने अनुरक्षण के लिए, आपके किताब में है, मानव अपने अनुरक्षण के लिए मानव में होता है, किसी जीव में होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण मतलब होता है रिपेयरिंग। जैसे हमारा शरीर है तो इसको रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है। जैसे कहीं टूट फूट कुछ भी होता है तो हम लोग अपने शरीर को चला रहे हैं तो कुछ टूट फूट होता है, उसको रिपेयरिंग के लिए जो अनुरक्षण होता है, यानी जीवों में जो अनुरक्षण होता है, रिपेयरिंग होता है, बदलाव होता है, उसी प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। और यह बदलाव कैसे होता है? तो हम लोग जब भोजन करते हैं तो शरीर बनता है, श्वसन के फलस्वरूप शरीर जिंदा है, उत्सर्जन होता है, हम लोग अपने शरीर से उत्सर्जित पदार्थ को निकालते हैं, रक्त परिसंचरण, मानव के शरीर में रक्त बह रहा है, तो ये सभी जैव प्रक्रम की हिस्सा है। जिसमें से अब हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में। हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पोषण के बारे में। तो देखिए, पोषण के अनुसार अगर हम जीव को बांटे तो 2 प्रकार के होते हैं। जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2। जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2। जीव 2 प्रकार के होता है।
जीव। एक होता है स्वपोषी, पहला होते हैं स्वपोषी और दूसरे होते हैं परपोषी। दूसरा परपोषी, पहला स्वपोषी और दूसरा परपोषी। पहला स्वपोषी और दूसरा परपोषी। इधर आ रहा है कि नहीं, एक मिनट। हाँ चलिए, पूरा आ रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, मोबाइल है ना तो रिकॉर्डिंग करता है, आगे जाके देखना पड़ता है। कैमरा में क्या था कि सबके सामने दिखता था, इसको घुमा सकते थे चारों तरफ से, इसलिए दिक्कत हो रहा है। चलिए, तो एक स्वपोषी और एक परपोषी। अब आप ध्यान से देखिए, पोषी मतलब समझिए वो अपने पोषण को प्राप्त करते हैं, यहाँ भी पोषी है। अब यहाँ पे है स्व। स्व मतलब होता है खुद, स्व मतलब खुद। वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बना ले, स्वयं बना ले, उसे स्वपोषी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करे उसे स्वपोषी कहते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पर पे आधारित होते हैं। पर मतलब दूसरा, पर मतलब दूसरा। तो वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पे आधारित होते हैं उसे कहते हैं परपोषी। उसे क्या कहते हैं? परपोषी। अब स्वपोषी का एग्जाम्पल देखिएगा तो पेड़ पौधा। पेड़ पौधा, पेड़ पौधा क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा, और स्वयं बनाकर वो स्वयं खाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी। तो पेड़ पौधा क्या है? स्वपोषी। ऐसे कई जीव अलग अलग होते हैं जो स्वपोषी में आते हैं। इसके अतिरिक्त है परपोषी में तो मानव, हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम लोग दूसरे भोजन पर आधारित है। कोई शाकाहारी होंगे, कोई सर्वाहारी होंगे। तो जो सर्वाहारी होंगे वो साग सब्जी भी और मीट मछली भी खाते होंगे, और जो शाकाहारी होंगे केवल साग सब्जी खाते होंगे। जो मांसाहारी जीव होंगे जैसे शेर, बाघ, ये सब, तो वो सब क्या करते हैं? केवल मांस को खाते हैं। तो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे, दूसरे जीव पे आधारित है। तो वैसे जीव को, यानी पर मतलब दूसरा पे आधारित है, उसे कहते हैं परपोषी। जैसे मानव हो गया, शेर हो गया, गधा हो गया, बिलाई हो गया, ये सब क्या है? परपोषी है। जानवर, जानवर लिख देते सोचिए, जानवर क्या है? परपोषी। और यहाँ पे है पेड़ पौधा स्वपोषी। एक जीव है जिसका नाम है युगलीना। युगलीना, युगलीना एक ऐसे जीव है, युगलीना एक ऐसे जीव है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो वो स्वपोषी है। और जब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है तो वो अपना भोजन नहीं बनाकर दूसरे जीव का ग्रहण करता है, दूसरे चीज पे आधारित होता है, तो वो परपोषी भी है। तो युगलीना एक ऐसे जीव है जो स्वपोषी और परपोषी दोनों में आते हैं। युगलीना किस में आते हैं? तो स्वपोषी और परपोषी दोनों जीव में आते हैं। युगलीना स्वपोषी और परपोषी दोनों जीवों में आते हैं। हमें उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होंगे, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्वपोषी समझ में आ गया होगा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये आपको नौमा में अच्छा से पढ़ना है। अब है मृतजीवी। अब एक है इसमें मृतजीवी, एक क्या है? मृतजीवी। परपोषण के ही रूप है मृतजीवी। परपोषी का रूप क्या है? मृतजीवी। अब ये मृतजीवी क्या है? तो वैसे जीव जो मृत शरीर को खाता हो, मरा हुआ शरीर को खाता हो, मरे हुए जीव को खाता हो, उसे कहते हैं मृतजीवी। जैसे देख लीजिए आप लोग कवक देखे होइएगा, कवक, कवक देखिए मरे हुए चीजों को खा जाते हैं, तो वो क्या है? मृतजीवी। कवक क्या है? मृतजीवी, मरे हुए चीज को खा जाते हैं। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सब क्या है? मृतजीवी है। विषाणु, ये क्या है? मृतजीवी है। तो विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब मृतजीवी है, यानी मरे हुए चीज को खाते हैं। तो मरे हुए जीव को ग्रहण करते उसे ही मृतजीवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी। उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? इसी प्रकार परजीवी, परजीवी समझा दिया कि नहीं? जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते उसे परजीवी कहते हैं। जैसे परपोषण था ना वहां पे, तो परपोषी, तो उसी प्रकार परजीवी, परजीवी यानी वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पे आधारित हो उसे क्या कहते हैं? परजीवी। जैसे देखिए मानव, मानव परजीवी है, वो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पे आधारित है। पेड़ पौधा भी जीव है, जो जीव जंतु है तो उस पे आधारित है। और देख लीजिए जानवर, जानवर भी अपने भोजन के लिए अन्य जीव पे आधारित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी। एक है प्राणी संपोषण, तीसरा क्या है? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। अब ये प्राणी संपोषण क्या है? तो वैसे जीव जो अपना भोजन को एक निश्चित
तरीके से करता हो वैसे जीव प्राणी संपोषण, वैसे जीव जो अपने भोजन को एक निश्चित तरीके से करता हो, प्राणी की तरह करता हो कि नहीं, इसका प्रोसेस है भोजन करने की, वैसे जीव को कहते हैं प्राणी संपोषण। वैसे जीव को क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। जैसे देखिए मेढक को, मेढक निश्चित है कि इसका भोजन इस प्रकार पचेंगे। जैसे देखिए मानव को भी निश्चित है कि वो मुंह से भोजन करेंगे, वो गर्दन में जाएंगे और पचेंगे, भोरे भोरे सबका लैट्रिन होंगे, तो ये निश्चित पोषण होते हैं। वैसे विधि को भी क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। क्या कहते हैं उसको? प्राणी संपोषण। यानी एक निश्चित विधि द्वारा व्यक्तियों के शरीर में जिस जीव में पोषण होता है उसे कहते हैं प्राणी संपोषण। लेकिन अमीबा जो होता है ना, छोटा अमीबा, वो अमीबा क्या करते हैं? वो भी ऐसी भोजन करते हैं। मतलब अमीबा का भोजन की बात करें तो अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। वो क्या करेगा? तो यहाँ पे भोजन है ना, तो सबसे पहले ये कूट कैसे बनाएगा? इसे कहते हैं कूटपाद। इसे क्या कहते हैं? कूटपाद। कूटपाद। तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ते हैं? तो कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा पकड़ते हैं? कूटपाद के द्वारा। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ते हैं? कूटपाद के द्वारा पकड़ते हैं। याद रखिएगा ये कूटपाद है। अब क्या होगा? भोजन अमीबा अपने शरीर में रख लेगा, ऐसे करके अब फिर उसको पचा के निकाल देगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये है अमीबा को भोजन करने की विधि। इसी प्रकार अब देखते हैं पौधे में पोषण। प्रकाश संश्लेषण आप लोगों में पढ़ना है तो इसको बता ही देते हैं। उसके बाद है पौधों में पोषण। उसके बाद क्या है? पौधों में पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाते हैं उसकी चर्चा है। तो चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। पौधों में पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण। चलिए प्रकाश संश्लेषण को समझते हैं, बहुत आसान तरीका से समझाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले से नहीं समझे होइएगा, जो विधि समझाया जाता है तो हम आसान करके समझाते हैं कि वास्तव में प्रकाश संश्लेषण किस तरह से होता है। एक प्रोसेस के द्वारा उसको हम बताते हैं। तो जैसे आप लोग कोई पत्ती देखे होइएगा, पेड़ का पत्ती इस प्रकार होता है। कोई पत्ती है, मान लीजिए पत्ती में ऐसे रहता है सीरा। अब आप बीच में देखिएगा, कभी कभी जब किसी बल्ब के सामने ले जाइएगा किसी पत्ती को, तो आप देखिएगा उसमें कहीं कहीं धब्बा दिखेगा। क्या दिखेगा? धब्बा। कहीं कहीं क्या दिखेंगे? धब्बा दिखेंगे। तो आप इसी धब्बा को कहते हैं स्ट्रोमा। इसी धब्बा को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। हिंदी में कहते हैं इसको रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। क्या बोलते हैं इसको? रंध्र। इंग्लिश में स्ट्रोमा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रंध्र। यानी पत्ती में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के बारे में प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझ रहे हैं। इसे बोलते हैं रंध्र। अगर हम रंध्र को बड़ा करें ना तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। रंध्र कुछ इस प्रकार दिखेंगे। इसके अंदर कुछ इस प्रकार रोटी की तरह रखा रहेगा। क्या बोलते हैं इसको? बर्गर पिज्जा की तरह रखा रहेगा ऐसे। इसे बोलते हैं गराना। क्या बोलते हैं? गराना। एक को क्या बोलेंगे? गराना। ये क्या है? गराना। ये क्या है? गराना। ये क्या है? गराना। ये क्या है? गराना। एक एक इसमें जितना भी रखा है एक एक जो है वो सब के सब क्या है? गराना है। वो सब के सब क्या है? गराना है। इसमें जितना एक एक करके रखा है वो सब के सब क्या है? गराना। गराना गराना अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये सब के सब गराना है, एक एक गराना है। अगर सब गराना को एक साथ मिला दे ना तो ये बनता है थैलोकाइट। क्या बनता है? थैलोकाइट। क्या बनते हैं? थैलोकाइट। गराना के समूह को क्या बोलते हैं? थैलोकाइट बोलते हैं। गराना के समूह को क्या बोलते हैं? थैलोकाइट बोलते हैं। अब गराना गराना मिलकर क्या बन गए? थैलोकाइट। जैसे आप लोग 9th में पढ़े होइएगा, कोशिका कोशिका मिलकर उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग बनते हैं, अंग तंत्र बनते हैं, शरीर बनते हैं। पढ़े कि नहीं? ठीक उसी प्रकार गराना के समूह को क्या बोलते हैं? थैलोकाइट। क्या बोलते हैं? थैलोकाइट। ये जो गराना बना होता है ना वो मैग्नीशियम का बना होता है। गराना किसका बना होता है? मैग्नीशियम का। यानी सब के अंदर क्या है? मैग्नीशियम। इस सभी के अंदर क्या है?
मैग्नीशियम, सभी के अंदर मैग्नीशियम, Mg साइन होता है 12 में मैग्नीशियम, सभी के अंदर मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम होने के कारण ये हरा हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? हरा। क्या हो जाते हैं? हरा। ये सब कैसा दिखने लगते हैं? हरा। इसी को कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या कही जाती है? क्लोरोफिल। तो पत्ती हरा क्यों हो जाते हैं? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल बना किसका होता है? मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल किसका बना होता है? मैग्नीशियम का। जैसे खून लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन किसका बना होता है? तो फेरस यानी लोहा का। ठीक उसी प्रकार पत्ती हरा क्यों होता है? तो पत्ती हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल किसका बना होता है? तो मैग्नीशियम का। और मैग्नीशियम क्या है? तो धातु है। मैग्नीशियम क्या है? धातु है। अब कंसेप्ट समझिए ध्यान से। यहाँ पे अब लोचा है, जब सूर्य का प्रकाश किसी भी धातु पे पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। किसी भी धातु पे सूर्य के प्रकाश का पड़ने पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इसको 11th 12th में जाइए तो इसको प्रूव किया जाता है कि कैसे होता है। तो याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ धातु पे सूर्य के प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। किसी भी धातु पे सूर्य के प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो अब यहाँ पे उत्सर्जित होंगे इलेक्ट्रॉन। क्या उत्सर्जित होंगे? इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और आप लोग पढ़े होइएगा, पेड़ पौधा अपने जड़ के द्वारा जाइलम से पानी को ऊपर उठाते हैं। जाइलम से क्या करते हैं? परिवहन द्वारा, जाइलम द्वारा पानी को ऊपर खींचते हैं। पानी को क्या करते हैं? ऊपर खींचते हैं। और वो पानी को जब सूर्य का प्रकाश इस मैग्नीशियम पे पड़ता है, इस धातु पे, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इस H2O, जल का फॉर्मूला होता है H2O, इस H2O को हाइड्रोजन को अलग कर देता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग। इस जल को अणु को मैग्नीशियम में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इससे जल अपघटन प्रक्रिया बनते हैं। ये जल क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं 2 भाग में, इसलिए इसे जल अपघटन प्रक्रिया कहते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश किसी भी पत्ती पे पड़ता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये नहीं बोलिएगा प्रकाश संश्लेषण, ये बोलिएगा जल अपघटन प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया होती है? जल अपघटन प्रक्रिया। जब सूर्य का प्रकाश किसी पत्ती पे पड़ती है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? जल अपघटन प्रक्रिया। और जल अपघटन के फलस्वरूप जल में क्या होता है? हाइड्रोजन अलग टूट जाता है और ऑक्सीजन अलग टूट जाता है। और पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करना चाह रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए ना प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण मतलब होता है निर्माण करना, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करना चाह रहा है? अपना भोजन निर्माण करना चाह रहा है, जिस कारण से इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। अब देखते जाइए ध्यान से। और ये जब भोजन अपना बनाएंगे तो भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 6 से भाग देने पर, अगर हम 6 से भाग देंगे तो CH2O आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CH2O। अब ध्यान से देखिए, इसमें इसका मतलब है कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ग्लूकोज बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन यहाँ पे है क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बन है। बताइए, दोनों को अलग किया है, जल को अलग किया है कि सोचा है हम अपना ग्लूकोज बना सके, अपना भोजन बना सके। तो बताइए, पेड़ पौधा के पास अभी भी कार्बन है जो भोजन बना पाएगा? तो आप कहेगा नहीं 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 है। तो अब पेड़ कहेगा हमको क्या चाहिए? कार्बन चाहिए। और ये जो जब जल टूटता है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये जो जगह खाली दिख रहा होगा आपको, इसे कहते हैं स्ट्रोमा। इसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसको? एस्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा में भर जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस स्ट्रोमा में भर चुकल है। अब इसमें जगह भी नहीं है। और पेड़ को क्या चाहिए? पत्ती को। तो कह रहा है हमको कार्बन चाहिए। अब वातावरण में कार्बन की बात करें तो पेट्रोलियम है, डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी तेल है। क्या पेड़ उसको चूस लेगा? उसको नहीं चूस सकता। क्या कोयला को सूख लेगा, मतलब ले जाएगा अपना अंदर? नहीं ले जा सकता है। अब पेड़ माथा पीट रहा है, क्या किया जाए, किसको लाया जाए? तो वातावरण में को हवा घूम रहा है, बड़ी खच्चर है, जिसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जाके पत्ती को कहता है, सुनो ना, तुमको क्या चाहिए? तो कार्बन ना चाहिए। तो देखो, हमारे पास कार्बन है, हमारे पास क्या है? कार्बन है। और हमारे पास ऑक्सीजन भी है। तुम क्या करो? अपन ऑक्सीजन को निकाल दो, अपन ऑक्सीजन को निकाल लो, हमरा रख लो। तो थोड़ा कार्बनो हो जाएगा, ऑक्सीजनो हो जाएगा, हाइड्रोजन पहले से रहेगा। पत्ती कहता है दिमाग तो बहुत अच्छा दिया है। इसीलिए पेड़ पौधा ऑक्सीजन को फालतू समझ के निकाल देते हैं।
पेड़ पौधा ऑक्सीजन को फालतू समझ के निकाल देते हैं, हम लोग उसे बढ़िया समझ के ले लेते हैं। हाँ, पेड़ पौधा ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, फालतू फालतू समझ के निकाल रहा है। देख रहा है कि नहीं प्रोसेस? ये वास्तव में ये है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो पेड़ पौधा अपने ऑक्सीजन को फालतू समझ के बाहर निकाल देते हैं और CO2 को अच्छा समझ के ले लेते हैं। और हम लोग फालतू समझ के ऑक्सीजन को अच्छा समझ के लेते हैं, CO2 को फालतू समझ के निकाल देते हैं। तो देखिए किस तरह कुदरत का नियम है कि ऐसे प्रोसेस चल रहा है। वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। अब पेड़ पौधा में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया, अब ये क्या बना लेंगे? तो बना लेंगे ग्लूकोज। क्या बना लेंगे? ग्लूकोज C6H12O6। क्या बना लिया? अब ये ग्लूकोज बना लिए। अब इसका ग्लूकोज बन गया, अब ये खुश हो गया। इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब ये जो ग्लूकोज बना ना, इसको फ्लोएम में ले जाके जड़ में रख देगा। कहाँ रख देगा? जड़ में। तो पेड़ पौधा को जो जड़ होता है वास्तव में उसका भोजन होता है। पेड़ पौधा का जड़ ही क्या होता है? वास्तव में उसका भोजन होता है। एक मिनट देख लेते शूटिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, हो रहा है। डर लगता है मोबाइल तो बात पे कोई भरोसा रहता है, कैमरा था तो समझ में आता था, दिखता था सब कुछ। चलिए, तो पेड़ पौधा क्या करते हैं? ऑक्सीजन को फालतू समझ के छोड़ दिए, हम लोग ले लिए है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिए। यही प्रोसेस वातावरण में चलता है। तो पेड़ पौधा ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो कोई कोई पेड़ पौधा क्या है कि ऑक्सीजन को बहुत जल्दी निकाल देते हैं और कोई कोई आराम से निकालते हैं। कोई कोई पेड़ पौधा क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बहुत जल्दी निकाल देते हैं, तो कोई कोई आराम से निकालते हैं। जैसे पीपल का पेड़ धीरे धीरे निकालेगा, नीम का पेड़ धीरे धीरे निकालेगा, तुलसी का पेड़ धीरे धीरे निकालेगा। तो लोग कहते हैं कि जो पीपल का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, नीम का पेड़ है, ये दिन रात ऑक्सीजन देता है। मतलब कहने वाले के पप्पा का पेड़ है, दिन रात ऑक्सीजन देता है। यह प्रोसेस जो हो रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। तो कैसे दिन रात ऑक्सीजन देगा? आप ही बताइए। दे सकता है? तो आप कहेगा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके जो जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं उत्सर्जित होगा तब तक जल अपघटन प्रक्रिया नहीं होगा, इसलिए नहीं देता है। क्योंकि उसमें निकलने ऑक्सीजन निकलने का जो जगह होता है वो छोटा होता है, इसलिए आराम आराम से ऑक्सीजन निकलता है रात तक। इसलिए कहा जाता है कि वो दिन रात ऑक्सीजन देता है। वास्तव में यह बात गलत है। यह बात कहना वास्तव में गलत है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी आप लोग डिफिनीशन सोचे पढ़े होइएगा कि कोई भी पेड़ पौधा सूर्य के उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य किसी खनिज लवण की उपस्थिति में क्या करते हैं? जो अपना भोजन तैयार करते हैं, उसी को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो डिफिनीशन भी याद रखिएगा जो है सो, लेकिन प्रोसेस समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। उसके बाद है कि प्रकाश कुछ प्रयोग भी दिया गया है कि अगर जो पेड़ पौधा होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसे प्रयोग विधि द्वारा दर्शाए। ऑक्सीजन को लेते हैं, उसे प्रयोग विधि द्वारा दर्शाए कि ऑक्सीजन पेड़ जो होता है, कोई भी पेड़ पौधा के पत्ती वो ऑक्सीजन को ही लेता है। दर्शाए कि कोई भी पत्ती सूर्य के उपस्थिति में ही अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये लोग आप लोग स्वयं दर्शा सकते हैं ये पढ़ने के बाद। इसको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कहिएगा तो इसको शॉर्टकट में बता सकते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है, तो अगर आप पेड़ पौधा को घर में ले जाकर रख दीजिएगा तो मुरझा जाएगा। वो क्या हो जाएगा? भोजन बगैर मुरझा जाएगा। क्योंकि भोजन कहाँ से बन रहा था? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ना, तो इसका पत्ती मुरझा जाएगा। इससे साबित हो गया कि सूर्य के प्रकाश की जरूरत है। ऐसे एल्कोहल में घोल के पत्ती को इस तरह अलग अलग आयोडीन वगैरह डाला जाता है, जिससे मालूम चल जाता है इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अलग अलग विधि से निकाले जाते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो प्रकाश संश्लेषण खत्म। यानी पेड़ पौधा में जो पोषण होता है वह विधि समझ गए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब है जंतुओं में पोषण। अगला है जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण पहला होता है अंतःग्रहण, तो ये सब समझ। चलिए चलते हैं। अब है जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण किस तरह होता है, अब इस पे चर्चा करेंगे, जिसको कहते हैं जंतुओं में पोषण। चलिए देखते हैं। तो जंतुओं में पोषण करने के लिए जो चीज चाहिए उसे कहते हैं पोषक तत्व। इसे क्या कहते हैं? पोषक तत्व। जंतुओं में पोषण के लिए जिस पदार्थ की उपस्थिति होती है उसे क्या बोलते हैं? पोषक
तत्व, पोषक तत्व, पोषक तत्व की संख्या 5 होती है। पोषक तत्व की संख्या 5। पहला देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जिसको हिंदी में कहते हैं शर्करा। और देखिए वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये पोषक तत्व है। ये सब आप लोग क्लास 6 में पढ़े होइएगा। पोषक तत्व की संख्या 5 होती है। तो देखिए हमारे शरीर में पाचन जो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं वो पाचन तीन चीज का होता है। शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी फैट और प्रोटीन का पाचन। पाचन कितने चीज के होते हैं? 3। कौन कौन? शर्करा, वसा, प्रोटीन। अब कहेगा विटामिन और खनिज लवण का क्या होता है? उसका पाचन नहीं, उसका अवशोषण होता है। उसका क्या होता है? अवशोषण। पाचन किसका कसता होता है? तो शर्करा, वसा और प्रोटीन का। शर्करा, वसा और प्रोटीन का क्या होते हैं? पाचन होते हैं। शर्करा, वसा और प्रोटीन का क्या होते हैं? पाचन होते हैं। विटामिन और खनिज लवण का पाचन नहीं होते हैं, उसका अवशोषण होते हैं। उसका क्या होते हैं? अवशोषण। तो पोषक तत्व की संख्या 5। पोषक तत्व की संख्या कितनी होती है? 5। याद रखेंगे पोषक तत्वों की संख्या 5 होती है। चलिए पोषक तत्वों की संख्या 5 होती है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं जंतुओं में पोषण। तो अमीबा में पोषण बताया है, जो सोचे जहे तहे से पोषण कर देते हैं, कूटपाद द्वारा पकड़ते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ते हैं? तो कूटपाद द्वारा। कैसे पकड़ते हैं? कूटपाद द्वारा। उसी प्रकार एक होता है पैरामीशियम। अगर पूछे कि पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, तो चप्पल की तरह। कैसा होता है? चप्पल की तरह। अमीबा का, पैरामीशियम का आकार चप्पल की तरह। और अमीबा का आकार अनिश्चित। अमीबा का कोई आकार नहीं होता। आप कैसनो बना दीजिए, क्या बन जाएगा? अमीबा। तो कोई बोले अमीबा का चित्र बना, तो कैसनो बना देना, वो क्या हो जाएगा? अमीबा। कुछ बना देना ना, घोस के मिला देना दोनों तरफ से लाके, वो क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएंगे। तो पैरामीशियम और अमीबा, इस सबका भोजन, पैरामीशियम का बात करें तो कुछ इस प्रकार दिखता है। तो यहाँ से वो अपना भोजन करते हैं मुख से, और यहाँ से वो निकाल देते हैं। वहां से क्या करते हैं? निकाल देते हैं। तो अमीबा के बारे में यह है। हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे अब मानव के बारे में। अब किसके बारे में चर्चा करेंगे? मानव के बारे में। चलिए अब मानव की चर्चा है, बस उसके बाद ये पूरा मानव के बारे में शुरू से अंत तक है। उसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। अंतः ग्रंथि, बड़ी ग्रंथि, हाँ इसके बारे में चलिए, हाँ ठीक है, इतना ही है जो बताएंगे। सब पूरा जब बायोलॉजी का किताब पढ़ाने के कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा जिसमें है जो। चलिए तो अब समझते हैं मानव के पाचन के बारे में। तो मानव के पाचन पढ़ने के लिए हम मानव का एक चित्र बनाते हैं, पाचन तंत्र का। मानव के पाचन तंत्र का हम लोग क्या करते हैं? एक चित्र बनाते हैं। ये मानव का मुंह है। मुंह सही नहीं बना। ये मानव का मुंह, ये हाथ, ठीक है। चलिए अब मानव सबसे पहले जो है भोजन को अपने मुंह में रखते हैं। सबसे पहले कहाँ रखते हैं? अपने मुंह में। अब मुंह में क्या करते? तो दबाते हैं दांत से। तो दांत के बारे में जानना पड़ेगा। तो दांत याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। दांत के कितने प्रकार होते हैं? 4।
पहला होता है कृतक, पहला क्या होता है कृतक, पहला कृतक। उसके बाद होता है रदनक, रदनक, दूसरा रदनक, पहला कृतक दूसरा रदनक, पहला कृतक दूसरा रदनक। उसके बाद होता है अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। चौथा होता है चवर्णक, चवर्णक, चौथा चवर्णक। अब देखिए कृतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, ये आप लोग को याद रखने होंगे। कृतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, ये जब बोलते बोलते हम लोग का काम है तो ये सब क्या है कि याद हो चुका है, लेकिन आप लोग को भी याद रखने होंगे, आप लोग के जरूरी है। कृतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कृतक का काम होता है काटना, इसका काम होता है काटना, इसका काम क्या होता है काटना। कृतक क्या करते हैं, आगे के 4 को दिख रहा है, अब हम यहाँ पे दांत का चित्र बनाते हैं। आगे के 4 को दिख रहा होगा, ये है कृतक, ये क्या है कृतक, यह क्या है कृतक, कृतक। पहला क्या था कृतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। इसका काम यह है कृतक, 4 गो ऊपर है 4 गो नीचे है, इसकी संख्या कितनी हुई 8। कृतक की संख्या 8, इसका काम क्या है काटना, आगे का काम क्या है काटना है, इसे काटा जाता है एकदम एकदम करके, एकदम मिर्ची को काटेगा लड़की से आराम से, अति को क्या बोलते उसको, अंगूर को छिल के खाएगी सब। हम लोग को ऐसा नहीं हुआ, सोचे ऐसे मुंह में भोजन हो गया। हाँ चलिए, तो कृतक का काम है काटना। उसके बाद है रदनक, उसके बाद क्या है रदनक, इसका काम है फाड़ना। ये जानवर में बड़ा होते हैं, ऐसे होते हैं, आप लोग के भी मुंह में ऐसे होगा, नीचे नीचे नीचे। ये दूसरा नंबर वाला, यहाँ भी दूसरा, यहाँ भी दूसरा, यहाँ भी दूसरा, डिग ऊपर से डिग नीचे से। ये जो है रदनक है, रदनक इधर एक डिग 3 गो 4 गो, तो रदनक की संख्या 4। इसका काम क्या है फाड़ना, इसका काम क्या है फाड़ना। जो मीट मछली खाते होंगे उसके लिए ये फाड़ने का काम करते हैं, सब कुछ तोड़ फोड़ करने का काम करते हैं। तो कृतक का काम था काटना और रदनक का काम फाड़ना। रदनक का काम क्या है फाड़ना। उसके बाद है अग्र चवर्णक, इसका काम है चबाना, इसका काम क्या है चबाना। जब आप किसी चीज को काट फाड़ कर लेते हो, जो चबाते हैं ना, तो यहाँ कला में रख के चबाते हैं, और कल्ले में यहाँ पे है अग्र चवर्णक, इसका काम क्या है चबाना। चवर्णक का काम चबाना। 2 गो इधर है, 2 गो ऊपर है, 2 गो इधर है ऊपर, और 2 गो इधर है नीचे, तो 2 2 4 6 2 8। तो अग्र चवर्णक की संख्या 8, अग्र चवर्णक की संख्या 8, अग्र चवर्णक की संख्या कितनी होती है 8। अब उसके बाद देखिए चवर्णक, इसका भी काम है चबाना, इसका भी काम क्या है चबाना, इसका भी काम है चबाना। और इसकी संख्या देखिएगा तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 3 3 6 3 9 3 12। तो चवर्णक की संख्या 12, चवर्णक की संख्या 12। अब देखिए कृतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कृतक का काम काटना, उसकी संख्या 4। 8 रदनक की संख्या काम फाड़ना, उसकी संख्या 4। अग्र चवर्णक का काम काटना, उसकी संख्या 2 4 दूनी के 8। और अग्र चवर्णक का काम, चवर्णक का काम चबाना, तो इसकी संख्या कितनी है तो 3 दूनी के 6 दूनी के 12 है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, 12 8 20, 20 4 24, 24 8 32। तो मानव के मुंह में कितने दांत होते हैं 32। एक वयस्क मानव के मुंह में कितने दांत होते हैं 32। जब आप लोग छोटे रहे होइएगा तो आप लोग का दांत टूटे होंगे। तो एक मानव का, एक व्यक्ति का 20 गो दांत टूटते हैं। कितना दांत टूटते हैं 20 गो, और दोबारा होते हैं। अब 32 गो फिर होते हैं, अब 20 को टूटते हैं, फिर 32 को होते हैं, तो दोनों मिला के कितना हुआ 52 गो। तो एक मनुष्य के जीवन काल में कितना दांत होते हैं 52 गो। और एक वयस्क यानी जवान मनुष्य के सर मुंह में कितने दांत होते हैं तो 32 को। और टूटते कितने हैं, दूध के दांत कितने होते हैं तो 20 गो। कितने होते हैं 20 गो। मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो दांत की संख्या कितनी होती है 32 होती है। अब दांत से तो आप लोग चबाने फाड़ने का काम करते हैं। उसके बाद है जीभ, जिससे आप लोग स्वाद लेते हैं। जीभ से क्या करते हैं स्वाद लेते हैं। तो जीभ ऐसे है, आगे जो है ना सबसे आगे ये मीठा बताता है। क्या बताता है मीठा। जीभ के सबसे अगला भाग जो है वो क्या बताता है मीठा बताता है। और उससे ऊपर जाइएगा ना तो वो नमकीन बताएगा। क्या बनाएगा नमकीन। क्या बताता है नमकीन। उससे जस्ट ऊपर क्या बताएगा नमकीन। और उससे ऊपर जाइएगा तो खट्टा, उससे ऊपर खट्टा। क्या बताएंगे खट्टा। उसके ऊपर जाइएगा तो खट्टा। क्या बताता है खट्टा। और उससे ऊपर जाइएगा तो कड़वा यानी तीखा। क्या बताएगा तीखा। सबसे ऊपर तीखा, सबसे ऊपर क्या बताएगा तीखा, सबसे ऊपर तीखा। और सबसे पहले मीठा।
मीठा और तीखा में जमता नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग कोना कोना में है। अगर मीठा और तीखा में मारपीट हो ना, झगड़ा हो ना, तो तीखा जीत जाएगा, मीठा हार जाएगा। तीखा जीतेगा और मीठा हार जाएगा। इसीलिए जब आप मिर्चाई को स्टाइल में काटिएगा आगे से, तो ये में सट जाएगा ना मिर्चाई, तो जीतेगा कौन? तीखा वाला। ये छोटा ही हार जाता है मीठा वाला इलाके जी, इसलिए फरफराने लगता होगा। इसीलिए मिर्चाई को पीछे से काटना चाहिए, क्योंकि मिर्चाई का स्वाद पीछे बताता है। आगे से काट दिए, अब फरफराना शुरू हो जाएगा, तो फिर रहिएगा नाचे, गीत गाइएगा उसमें। तो अब आप देखिएगा जीप ऐसे से कलाई बने होंगे, ये छोटा छोटा बिंदु होंगे, छोटा छोटा कलाई बने होंगे। इसकी संख्या बहुत होती है, 10-12 हजार समझिए, 12-14 हजार समझिए। 10-12 हजार की संख्या में क्या होते हैं? इस पे कलाई होते हैं। कलाई बोलते हैं इसको, क्या कुछ ऐसे कुछ नाम दिया जाता है। तो जीप पे कितने कलाई होते हैं? तो 10-12 हजार होते हैं। देख लीजिए उस किताब में होगा कुछ, किताब खोलेंगे तो काफी समय लगेगा, उधर रख दिए। तो कितने होते हैं? तो 10-12 हजार होते हैं। और ये जब आप कोई गर्म चीज खाइएगा ना, तो वो क्या होता है, गर्म चीज खाने पे ये फूल जाते हैं। गरम चीज खाने पे क्या होता है? कलाई फूल जाते हैं। जैसे आप चाय पीजिएगा ना, तो पूरा फूल जाएगा। जीभ में जितना फुंसी वाला होगा ना, सबके सब फूल जाता है। क्या हो जाता है? सबके सब फूल जाता है। फिर आपको स्वाद पता चलने में काफी दिक्कत होता रहता है। धीरे धीरे वो पचक जाता है, तो ठीक हो जाता है। जब आप कोई गर्म भोजन खाइएगा, तो गर्म भोजन का पृष्ठ तनाव कम होता है, तो उसको क्या होता है? फैलता है। वो क्या होता है? फैलता है। इसलिए आप लोग जब गर्म भोजन यहाँ पे रखते हैं, तो चारों तरफ फैलता होगा और स्वाद बढ़िया पता चलता होगा। इसलिए गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है। और ठंडा हो जाता है तो फैलबे नहीं करता, तो स्वादे में सब तक पता चलेगा, क्योंकि सब स्वाद तब तक जीभ में पता चलता है। इसलिए ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता है और गर्म खाना अच्छा लगता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को जीभ भी समझ में आ गए होंगे। जीभ भी समझ में आ गए होंगे। अब समझते हैं तो मुंह में। सबसे पहले आप खाना रखे हैं मुंह में। मुंह में खाना रखने के बाद आदमी चबाता है। मुंह में खाना रखने के बाद मानो क्या करते हैं? चबाते हैं। मुंह में खाना रखने के बाद मानो क्या करते हैं? चबाते हैं। अब कितना बार चबाना चाहिए? तो 32 बार। कम से कम कितना? 32 बार। अब याद कैसे रखना है? तो चबाते हैं दांत से, और दांत की संख्या 32 था, तो कितना बार चबाना है? 32 बार। भोजन को कितने बार चबाना है? 32 बार। एक मनुष्य को भोजन को कितने बार चबाना है? तो 32 बार। कितने बार चबाना है? 32 बार। जब आप 32 बार, हमारे यहाँ 200 बार चबा लिया तो बहुत हो गया। चबाने के बाद जब उसको घोंटते हैं, तो वो नीचे आता है। उससे पहले ऊपर देखिएगा, इसको जो मुंह में रखते हैं भोजन, इसको कहते हैं मुख गुहा। इसे क्या बोलते हैं? मुख गुहा। क्या बोला जाता है इसको? मुख गुहा। गुहा मतलब होता है खाली जगह, मुख मतलब मुंह। अब मुंह में भोजन रखे, मुख गुहा खाली जगह था, इसको गुहा बोलते। ऊपर से खाली हो गया, एकदम ऊपर से मुद्रा बोलते इसको, खाली होगा। व्याकरण में पढ़े होइएगा, ये खाली जगह बनाए हैं, मुख गुहा बोलते हैं। तब भोजन बहुत अट जाता है, केवल हाव सीना धो के खाना, मुख गुहा। उसके बाद जब भोजन में आप घोटते होइएगा, उससे पहले आप पीछे देखिएगा, जस्ट एगो ऐसे लिबलिबी लटकल होगा। आप लिबलिबी बोलते हैं, सब कहता है लिबलिबी बोलते हैं उसको। लिबलिबी, इसका नाम है टॉन्सिल। इसका नाम क्या है? टॉन्सिल। इसका नाम क्या है? टॉन्सिल। क्या नाम है? टॉन्सिल। क्या बोलते हैं इसको? टॉन्सिल। ये छोटा स्कैन करता है कि कौन भोजन अच्छा है, कौन भोजन जाने वाला है, कौन भोजन नहीं। अब कहाँ जाने वाला है? तो भोजन जब हम लोग चबाते हैं, तो घोटते हैं, तो यहाँ से नीचे गिरता है, इसे कहते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। तो ग्रास नली में कौन भोजन जाने वाला है, कौन नहीं, उसको कौन स्कैन करेगा? टॉन्सिल। देखेगा, आप मान लीजिए आप रोटी मुंह में धरे, सोचे घोटने का कोशिश करेंगे तो नहीं घोटाएगा। कर लीजिएगा, वो नहीं घोटाएगा जल्दी। वो पूरा मतलब आप कोशिश भी करिएगा तो नहीं जाएगा, फंसिए जाएगा गर्दन में, इसलिए नहीं घोटिएगा। तो टॉन्सिल स्कैन करता है कि छोटा ही रोटी घोट रहा है, सोझे चबाया नहीं है, तो जा नहीं सकता है, इसलिए उसको नहीं जाने देगा, पीछे फेंकेगा। अब जबरदस्ती करिएगा, फंस जाएगा तो अलग बात है। तो ऐसा कौन स्कैन करते रहते हैं? टॉन्सिल। कभी कभी आप लोग चॉकलेट खाए होइएगा, ऐसे खाते रहते हैं, आराम से चबा रहे हैं, दोस्तों सबसे बात कर रहे हैं, धोखा से घोटा जाता है, घोटा गया। तो जब भी अगर रास्ता में है और टॉन्सिल को पता चला, तो फटाक से ना ला देता है, बुला देता है रास्ते में से। इसलिए देखिए, चॉकलेट घोटाने के बाद हम मुंह में आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है, आप घोटे और टॉन्सिल भी व्यस्त, अभी व्यस्त, बस चल गया पेट में, तो सोचे पचिए जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो टॉन्सिल भी व्यस्त था, अभी व्यस्त है, तो भोजन क्या, चॉकलेट क्या हो गया? डायरेक्ट पेट में चल गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो रिटर्न आ जाता है टॉन्सिल के कारण। तो आप भोजन किए। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से फेफड़ा दो भाग में बढ़ता है। यहाँ एगो इधर फेफड़ा है और एगो फेफड़ा इधर है। एक फेफड़ा इधर है और एक फेफड़ा इधर है। हमको चित्र बनाने उतना अच्छा से नहीं आता है। एक फेफड़ा इधर है, एक फेफड़ा इधर है, और बीच में जो है दिल रहता है। बीच में क्या रहता है? दिल। बीच में रहता है दिल। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से जो है ये दो भाग में बढ़ता है। यहाँ से क्या होता है?
दो भाग में बढ़ता है। इधर ये जो दाया वाला फेफड़ा है ना, दाया वाला, इधर एयर का काम होता है। जब हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, इसी के बाद है साथ से श्वसन तंत्र, उसमें पढ़ेंगे इधर वाला के काम, दाया वाला का। अभी देखेंगे बाया वाला। भोजन वाला जो है बाया में जाता है। भोजन वाला कहाँ जाता है? बाया में। तो आप कहिएगा यहाँ तक तो एक के साथ आया था, उस हिसाब से दोनों अगर बांटेगा तो इस दोनों में भोजन चल जाएगा। इसको रोकने के लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पे होता है इपीग्लोटिस। यहाँ पे क्या होता है? इपीग्लोटिस। क्या होता है? इपीग्लोटिस। क्या होता है? इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस क्या करते हैं तो समझिए, जब आप लोग भोजन करते हैं ना, तो आप भोजन करते तो आपका दिमाग क्या कहता है? इपीग्लोटिस को, इसको बंद कर दे, इसको क्या कर दे? इस रास्ता को बंद कर दे। अब भोजन कहाँ जाएगा? आपके फूड वाला में। कहाँ चले जाएंगे? फूड वाला में। इसको कौन का है? दिमाग का है। यहाँ पे क्या है आपका? दिमाग। तो इपीग्लोटिस को कौन कंट्रोल कर रहा है? दिमाग कंट्रोल कर रहा है। दिमाग कह दिया कि अभी भोजन कर रहे, भोजन को इधर जाने दो। कभी कभी क्या होता है, आप लोग भोजन करते हैं और आप लोग व्यस्त हो जाते हैं। आप लोग क्या हो जाते हैं? व्यस्त। एकदम बात कर रहे हैं, भोजन खा रहा है, तो आपका दिमाग कहाँ चला जाता है? बात करने पे। और आप भोजन भी कर रहे हैं तो आपका दिमाग व्यस्त हो जाता है बात करने पर, और इपीग्लोटिस को नहीं बता पाता है कि किन्हीं मुड़ना है। इपीग्लोटिस जिंदा पुलिस थोड़ी है, वो मालूम चलेगा भोजन आ रहा है तो इन्हीं बंद करो, उन्हीं बंद करो। उसको तो दिमाग बोल रहा था। अब दिमाग बोल भी नहीं कर रहा है कि कहाँ जाना है, जिस कारण से छोटा पूछता है दिमाग बा के नहीं जाइयो, तो बोल भी नहीं करता है कुछ। इसलिए क्या करता है, कभी कभी इन्हीं चल गया, ले इन्हीं बंद कर दिया खाना वाला को। और जब ये खाना वाला को बंद कर देगा तो खाना कहाँ चल जाएगा? हवा वाला में, जिसे हम लोग ऑक्सीजन का काम होता है, जिधर श्वसन तंत्र है, उधर चल जाएगा। अब इसको कहेगा जा दाल भात सब्जी है नहीं, इसको कहेगा दोस्तवा टिकल को चल फेंकई। सब हवा एक साथ मिलके आपको जोर से सब खाना को मारेगा धड़ाक से ना, तो उसी को कहते हैं हिचकी होना। उसी को क्या कहते हैं? हिचकी होना। तो जब आपका दिमाग बिजी रहेगा तो आपका भोजन भोजन वाला में न जाके हवा वाला में चल जाएगा, और हवा वाला मारेगा धक्का तो सब भोजन निकल के आ जाएगा ऊपर रास्ता में, पेन से गिरेगा आपके, तब ध्यान खुलेगा, तब जाएगा पेन आपके भोजन वाला में। तो आप तो लोग कहते हैं कि नानी याद करे, नानी याद कर रहा था कि वो किसी को याद कर रहा था, मतलब वो बिजी था तब ना उसको हिचकी हुआ है। तो जब आप बिजी रहेंगे तब हिचकी होता है, कोई आपको याद करने पे नहीं हिचकी होता। मतलब आप किसी को याद करेंगे तो हिचकी होगा, खाते वक्त आप किसी को याद करेंगे तब हिचकी होगा, आपको कोई याद करने पे हिचकी नहीं होता है। यह बात याद रखिएगा। तो तब लोग कहता है पानी पी ले, पानी पी ले, ताकि जितने अटकल उटकल होगा ना सब लेके चल जाएगा, सब लेके क्या करेगा? चल जाएगा। इसी को कहते हिचकी होना। कोई कोई तो एकदम व्यस्त होता है, मान लो कबाली भाग गई, अब एकदम सोच रहा है फंसाए थे, भाग गई सुरेशा के बाइक पे बैठ के, अब ले अब हिचकी हो रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, खा रहा है कोई फर्क नहीं, खा रहा है कोई फर्क नहीं। अब बताओ कि पिनक जाएगा कि नहीं हवा वाला? अभी कहेगा छोटा वही समय से कह रहे हैं, मजाक सूझ रहा है। अब एक ही बेर सब बनाएगा, ढोरा मारेगा, धाइस ना, एक बेर सब लेके नाक सब माय फेंक देता है, क्योंकि नाक देखिए ऊपर से जुटल है, नहीं सब माय फेंक देता है। इसको बोलते हैं सड़क जाना। इसको क्या बोलते हैं? सड़क जाना। क्या बोलते हैं इसको? सड़क जाना। अब देखिए कभी कभी अब आप लोग कहेंगे कि इसको प्रमाणित कीजिए कि कैसे होता है। तो जब आप लोग भोजन करते हैं तो हवा वाला बंद हो जाता है, इसको प्रमाणित करना है। तो आप लोग क्या किए रहे होंगे, कभी कभी 4 दिन के पियासल जैसे पानी पीते होंगे, एकदम गटर 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 कॉल में मुंह लगा के एकदम फटाफट फटाफट 1 मिनट तक पीते रह गए। जिस कारण से जब आप पानी पिएंगे तो आपका एयर वाला क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब भोजन जाएगा भोजन की तरफ। तो जब एयर वाला बंद हो गया और भोजन वाला भोजन की तरफ जा रहा है, तो पता उतना देर आप सांस ले पाएंगे नहीं ना। तो जब आप छोड़ते होंगे ना, तो पानी पी के जोर से सांस लेते होंगे। तो क्यों लेते हैं? क्योंकि उस समय से आप सांस नहीं ले रहे थे। इससे प्रमाणित होता है कि नहीं, यहाँ पे इपीग्लोटिस बंद कर दिया था। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग भोजन को घोटेंगे तो रास्ता बंद हो जाएगा, हवा का काम बंद हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, भोजन को घोटे और कोई वही समय हंसा देता है। हंसने के लिए क्या होता है, आपको चाहिए हंसने के लिए आपको क्या चाहिए? तो हवा निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। हंसने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था बंद कर देले है। अब जब भी आप हंसने का कोशिश करेंगे तो ले ये सब ऑक्सीजन को निकाल देगा, बीच में खाना दोनों टकराएगा कि बस हवा लेके खानों के लेके चली आएगा। और खाना के जब भी लेके आया तो उसी को भी कहते हैं ढेकार हो जाना। उसको भी क्या हिचकी बोल रहे हैं, हम पागल हो गए। उसको कहते हैं सड़क जाना। उसको भी क्या बोलते हैं? सड़क जाना। इसलिए खाते वक्त हंसना नहीं चाहिए, वरना क्या हो सकता है, खाना सड़क सकता है। अभी वीडियो को रोक रहा है और इसके बाद लाइट चेंज कर रहा है, लाइट डाउन होने वाला है। चलिए हो गया चेंज। फिर से कहां पर थे? हाँ, तो खाते वक्त हंसना नहीं चाहिए, वरना आपको क्या हो जाएगा, खाना सड़क जाएगा। अब खाना समझिए आगे बढ़ गया। अब खाना कहाँ चला गया? इस फूड वाला में।
तो अब बताइए कि इपिग्लोटिस हर समय तो कान पे नहीं लगा होगा दिमाग के कारण, इसलिए कोनो हवा कहाँ चला जाता होगा, इस वाला में भी चला, हवा तो कहीं जगह मिलता है तो हवा चला जाता है, तो कुछ हवा कहाँ चला जाता होगा, फूड वाला में, कहाँ चले जाता होगा, फूड वाला में। अब फूड फेफड़ा में जमा नहीं होता, याद रखिएगा, इस रास्ते से आता है यहाँ पे, और यहाँ पे होता है अमाशय, यहाँ पे क्या होते हैं, अमाशय, ये क्या है, अमाशय, अमाशय, अमाशय में चला जाता है, भोजन कहाँ चले जाते हैं, अमाशय में। अब बताओ इसमें भी हवा गया होगा, तो हवा जाके इस जगह को जाम किया होगा कि नहीं, हवा को जाके जगह जाम किया होगा, तो जब आप लोग भोजन करेंगे ना तो हवा से बाहर निकलेगा, जब भोजन कर लेंगे बढ़िया से तो कहीं देर बाद आपको क्या होगा, एकदम मारेगा, इसे क्या बोलते हैं, उसको ढेकार होना, क्या बोलते हैं, ढेकार होना। तो ढेकार नहीं होता है, जो हवा था आपके पेट में चल गया वो हवा निकलता है, वो हवा क्या हो जाता है, निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, ढेकार होना। और ढेकार जब देखिए खाना के गमक देगा, तो खाने के साथ में वो हवा चल गया था, पहले से हवा था, वो खाना गया तो हवा भागा है, तो दुर्गंध लेके आया, सुगंध दुर्गंध जो बोलिए वो लेके आया है, तो आप लोग को गमक रहा है, समझ में आया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो इसे बोलते हैं अमाशय, इसे क्या बोलते हैं, अमाशय। जब यहाँ पे भोजन आता है इसमें से भोजन निकलना नहीं चाहिए, इसमें से भोजन निकलना अब नहीं चाहिए, तो इसमें से भोजन नहीं निकलना चाहिए, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। जब कोई बच्चा होता है ना, तो या बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अमाशय में कुछ इसी प्रकार होता है, जब जितना आप बड़ा होइएगा आपके अमाशय में वाल्व बनेगा, क्या बन जाएगा, वाल्व, यानी वाल्व ऐसा रहता है कि जब आप भोजन करेंगे तो अमाशय के अंदर जाएगा लेकिन भोजन बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए आप खा के दौड़िएगा तो क्या होता है, भोजन बाहर निकल जाता है, नहीं निकलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, वाल्व। अब वाल्व के कारण आपका भोजन बाहर नहीं निकलेगा, अंदर तो चल गया, पचेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चा में वाल्व नहीं होता है, जन्म लेता है वो बच्चा में वाल्व नहीं होता है। और जब आप लोग दूध पीते होंगे ना तो अमाशय में एक रस तो पहले से अम्ल बनता है जिसको कहते हैं HCl, क्या कहते हैं, HCl, जठर रस। जठर रस का pH 1.2 होता है, ये अम्लीय होता है, ये भोजन को अम्लीय कर देता है, भोजन को क्या कर देता है, अम्लीय। जब आप भोजन को मुंह में रखते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मुंह में पच जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, मुंह में, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में पच जाता है। मुंह में जब आप किसी चीज को रखते हैं तो हो सकता है खाना में कीटाणु वगैरह हो, तो पहले तो मुंह में मरता है, कोई कीटाणु थुथुर होता है, उसे अमाशय में जो HCl रस है, जठर रस बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो उसको मार देते हैं, वो उसको क्या करते हैं, मार देते हैं, तो वो मर गया। इसके अतिरिक्त इसमें एक रेनिन होता है, एक क्या होता है, रेनिन, क्या होते हैं, रेनिन। रेनिन नाम का एक एंजाइम होते हैं जो जब आप दूध पिएगा ना तो अमाशय में जाके वो दही में बदल जाएगा, तो दूध को दही में कौन एंजाइम बदल देते हैं, रेनिन। दूध को दही में कौन बदल देते हैं, रेनिन। इसलिए कोई बच्चा को जब जन्म लेता है तो उसको क्या पिलाया जाता है, दूध, और उसके पेट में क्या बन जाता है, दही। अब बच्चा के पेट में वाल्व नहीं होता है, मतलब उसको हिलाइएगा तो उसका भोजन निकल जाएगा, आप लोग दौड़िए तो भोजन नहीं पेट से बाहर निकलेगा, लेकिन बच्चा में वाल्व नहीं होता है, इसलिए बच्चा को दूध पिला के उसको खिलाइए बाबू, तो देखिए उल्टी कर देता है, और उल्टी करेगा तो देखिएगा दूध नहीं करता है, दही करता है, किसके कारण, तो रेनिन के कारण दूध किसमें बदल गया था, दही में, तो ये बच्चा में होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये जो अमाशय है ना, इसके नीचे कांटा रहता है, इसके नीचे क्या रहता है, कांटा, ये खाना को रोकता है, खाना को क्या करता है, रोकता है, इसको बोलते हैं रूजी, इसको क्या बोलते हैं, रूजी, इसको क्या बोलते हैं, रूजी। जब आपको भूख लगता होगा ना तो यही कांटा गड़ता रहता है, यही कांटा क्या होता है, गड़ता है। जब आपको भूख लगता है तो यही कांटा क्या हो जाता है, गड़ता है, जिस कारण से कहते हैं कि भूख लगा है तो पेट दुखाइए, पेट काहे दुखाता है, तो रूजी गड़ने के कारण। भूख लगने पे पेट काहे दर्द होता है, तो रूजी जो होता है वो गड़ने लगता है उसके कारण। इसमें जाकर जो है फैट यानी वसा का थोड़ा पाचन हो चुका होता है। अब आगे इसके अमाशय के नीचे एक ग्रंथि होता है जिसे बोलते हैं अग्नाशय, जिसे क्या बोलते हैं, अग्नाशय, क्या बोलते हैं, अग्नाशय। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है, इसको लाइपेज, एक होता है एमाइलेज, और एक होता है ट्रिप्सिन। सबसे लास्ट में प्रोटीन का पाचन होता है, अलग विधि से प्रोटीन से पेप्सिन बनता है, पेप्सिन से पेप्टाइड में बदलता है। पहले प्रोटीन जो होता है अमाशय में पेप्सिन में बदलता है, अब जो ट्रिप्सिन होता है पेप्सिन को पेप्टाइड में बदल देता है। छोटी आंत जो होता है पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है। 20 एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन बनता है। तो सबसे लास्ट में किसका पाचन होता है, प्रोटीन का, और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का। याद कीजिए मुंह में कार्बोहाइड्रेट पच गया था, बोले थे ना अभी पहले, तो मुंह में किसका पाचन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का।
तो अब देखिए लाइपेज जो है ना ये वसा को पचाता है। लाइपेज किसको पचा देता है? वसा को। तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सब तो बहुत बनता है, लाइपेज ग्रंथि किस पे काम करता है? तो वसा पे काम करता है। एमाइलेज जो होता है मंड को पचाता है। मंड क्या होता है? चोकर वगैरह, आप लोग जो खाना तो रोटी वगैरह को चालते हैं उससे चोकर निकलता होगा, तो उस सबको पचाने का काम कौन करते हैं? खोया वगैरह को तो एमाइलेज करते हैं। खोया वगैरह को कौन पचा देते हैं? एमाइलेज। उसके बाद है ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? प्रोटीन पे। किस पे काम करते हैं? प्रोटीन पे। तो ये बात याद रखिएगा, लाइपेज किस पे काम करते हैं? तो वसा पे, एमाइलेज मंद पे, और ट्रिप्सिन प्रोटीन पे। ट्रिप्सिन किस पे काम करते हैं? तो प्रोटीन पे। उम्मीद है कि यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होंगे। अब भोजन यहाँ पे एक होता है लीवर। यहाँ पे क्या होता है? लीवर। क्या बोलते हैं इसको? लीवर बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। क्या होता है यहाँ पे? यकृत। यकृत में पीत बनता है। यकृत में क्या बनता है? पीत। यहाँ से पीत निकल के इस पित्ताशय में जमा होता है। इसे क्या बोलते हैं? पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। तो पित्ताशय से क्या निकलता है? पीत। पित्ताशय से क्या निकलता है? पीत। याद रखेंगे, पित्ताशय से क्या निकलता है? पीत। अब पीत जाके इसमें मिल जाता है, क्योंकि जो भोजन था वो अम्लीय बन चुका है अमाशय में। अम्ल होता है एकदम हार्ड, ऐसा हार्ड होता है कि चमड़ा को गला देगा। इसलिए छोटी आंसू कहता है बाप रे बाप, ऐसा अम्ल के हम न पचाबे, हम गलिए जाए, हम मरिए जाए, हमारे चमड़े जल जाए। पहले नहीं पचाता है कि भोजन को पीत जो है क्षार भेजता है। लीवर जो है पीत भेजता है जो क्षारीय होता है, और अम्ल क्षार मिलकर उदासीन हो जाता है। आप लोग पढ़े होइएगा, यह कर देता है उसको उदासीन। क्या कर देते हैं? उदासीन। लेकिन उदासीन नहीं कर पाते हैं क्योंकि क्षारीय ज्यादा होते हैं, इसलिए जीतता है क्षार, इसलिए क्षारीय उदासीन हो जाते हैं। तो भोजन फिर आगे चल के कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्षारीय। कैसा हो जाता है? क्षारीय। यहाँ तक याद रखिएगा। कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, कोई खराब भोजन कर लेते होंगे, गुपचुप हेन तेन, बर्गर, पिज्जा, लैट्रिन पेशाब कुछ खा लेते सब, जिस कारण से पचता नहीं है। तो पेट कहता है इतना का खा लिया है, पच नहीं रहा। तो सब प्लानिंग बनाता है, और आपके अमाशय में ही खाना रहता है ना, अमाशय को ही पेट बोलते हैं। तो अमाशय में ही खाना रहता है ना, इसी को पेट बोलते हैं। अमाशय में यानी आपके पेटी में खाना रहता है, तो सब अंग मिल के एक बार धड़ाक से ना प्रेशर बनाता है, सब जितने खैले रहते हैं ना सबको मुंह में फेंक देता है ढंग से। इसे देखिए जो उल्टी होगा ना, अम्लीय होगा, एकदम खट्टा रहता है, क्योंकि पेट में जो अम्ल बनता है वो खट्टा कर देता है। इसलिए अम्लीय उल्टी कैसा होता है? अम्लीय। और चमड़ा को जला देता है, क्योंकि क्षारीय तो भी बना नहीं है। इसलिए जब उल्टी हो जाएगा ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे गर्दन जल रहा है, इसलिए पानी उनी पीते हैं ताकि सब ठीक हो जाए। समझ में आ रहा है कि ना? एकदम गर्दन जलाता रहता है, इसके कारण HCl रस के कारण। अब आगे बढ़ते तो वो हो गया उल्टी वाला बात। जब भोजन इसमें आगे बढ़ने लगता है तो लीवर से ही एक और चीज मिलता है जिसको कहते हैं बिलिरुबिन। क्या बोलते हैं? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन पीला कलर का होता है, जो खाना में मिल जाता है उसे क्या बोलते हैं? लीवर से निकलता है, इसको बोलते हैं बिलिरुबिन। क्या बोलते हैं? बिलिरुबिन। क्या बोला जाता है? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन होता है पीला। अब वही पीला जो होता है ना, जो लैटिन के रंग पीला हो जाता है। तो लैटिन का रंग पीला क्यों होता है? तो बिलिरुबिन के कारण। लैटिन का रंग पीला क्यों होता है? बिलिरुबिन के कारण। तो अब बिलिरुबिन निकला। अब ये सब भोजन आगे बढ़ते गए, तब इसका भी अलग अलग भाग होता है, DJI, डेजुनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत के कितने भाग? तो 3। बस याद रखिएगा, डेजुनम, जेजुनम, इलियम। डेजुनम, जेजुनम, इलियम, बस याद रखना, वैसे नहीं पूछेगा। सॉरी। तो इसमें जब भोजन आते हैं तो ये फैलाता है, ये आराम से पचाता उचाता है। जब यहाँ पे आ जाता है ना छोटी आंत एकदम काट में, यहाँ पे होता है बिलाई। यहाँ पे क्या होता है? बिलाई। यहाँ पे क्या होता है? बिलाई। देखिए बिलाई क्या करता है? भोजन को अवशोषित करता है। भोजन को क्या करता है? अवशोषित। अब पूर्णतः प्रोटीन वगैरह सब पच चुका है, प्रोटीन सब इम्यूनो अम्ल में बन के सब पच चुका है। अब उसका होगा अवशोषण। अब क्या होंगे? अवशोषण। तो बिलाई करेंगे अवशोषित, उसको कहाँ भेजेंगे? भेजने के लिए कोई जगह चाहिए, तो भेजता है खून में। कहाँ भेज देता है? खून में। तो मानव को ऊर्जा भोजन से कहाँ जाता है? खून में। कहाँ जाएंगे? समझते जाइए, खून में। तब खून में भेजेगा तो इसका मतलब यहाँ पे पाचन तंत्र के लिए इस समय वहां पे ज्यादा खून चाहिए, इसलिए पाचन तंत्र के प्रोसेस में बगल में बहुत ज्यादा नस होता है जो खाली होता है, इसमें खून नहीं चलता है। लेकिन जब आप भोजन करते हैं ना, तो आपके शरीर के सबसे ज्यादा खून दिमाग को चाहिए, तो दिमाग अभी बहुत ज्यादा खून का उपयोग कर रहा है। लेकिन जब आप भोजन करते हैं ना, तो दिमाग कहता है देखो छोटा भोजन किया है, हमारे पास खून कम रहेगा तो चलेगा, बाद में हम काम चला लेंगे, हमारे सब खून को कहाँ भेज दो? भोजन को पचाने में, ताकि ऊर्जा ला सके और हम काम कर सके। तो सब खून चला जाता है भोजन पचाने में। इसलिए जब आप भोजन करते हुएगा ना, तो आपको नींद आने लगता है।
क्योंकि आपका दिमाग सभी खून को भेज दिया। अब दिमाग थक गया है तो आपको क्या होने लगता है, नींद आने लगता है। तो भोजन करने के बाद नींद क्यों आता है, क्योंकि खून सभी कहाँ चले जाते हैं, पाचन तंत्र में सहायता करने चले जाते हैं। अब ये बिलाई क्या करेगा, सभी चीज को सोख लेगा पानी को छोड़ के, पानी को छोड़ के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को सोखेगा। ये जो खनिज लवण है, अब विटामिन, इसका तो पाचन होता ही नहीं है, तो ये सबको तो सोझे अवशोषित कर लेगा। ऐसा पचा है तब अवशोषित होगा। तो ये है बिलाई, इसे क्या बोलते हैं, बिलाई। बिलाई क्या बोलते हैं, बिलाई बोलते हैं। ये बिलाई, इसे रुद्रांश बोलता है। आप लोग के किताब में रुद्रांश लिखा होगा, क्या लिखा होगा, रुद्रांश। क्या लिखा होगा, रुद्रांश। ये रुद्रांश क्या करता है, भोजन को अवशोषित करते खून में भेज देता है। क्या भेज देता है, खून में। तब भोजन चलेगा खून में। अब खून पूरा शरीर में घूमता है और खून से वह ऊर्जा चला जाता है आपके लीवर में। कहाँ चला जाता है, लीवर में। और लीवर आपके शरीर में इन्वर्टर का काम करता है। क्योंकि देखिएगा, आप लोग के मम्मी पापा भूखते होंगे, सहते होंगे कोनो चीज, तो वो दिन भोजन नहीं करते तो आपके मम्मी पापा कैसे जिंदा रहेंगे। तो वही जो आप भोजन पहले से किए रहते, उसका ऊर्जा कहाँ स्टोर रहता है, लीवर में। और जब आप लोग भोजन समय पे नहीं करेंगे तो वो ऊर्जा लीवर में जो स्टोर है उससे आपका शरीर चलेगा। और जब लीवरों का खत्म हो जाएगा तब इन्वर्टर टोए टोए करेगा। टोए 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 टोए, लाइन तक कट गया था, अब इन्वर्टर लीवर था उस पर चला है, मारेगा टोए 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 टोए, तो आपका आंख चुन आएगा। ये एगो इमेज 4 गो दिखेगा, फिर टोए 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 टाई टोए टाई करेंगे, बस ले आप हो जाएंगे बेहोश। उसी को बोलते बेहोश हो जाना, यानी शरीर में ऊर्जा खत्म हो गया। तो फटाक से ना उसको चीनी, पानी और नमक दिया जाता है। चीनी में क्या होता है, तो ऊर्जा होता है, ग्लूकोज होता है, जल्दी से उसके शरीर में ऊर्जा मिलेगा। पानी आसानी से उसको पचा देगा। और नमक से क्या है कि दिमाग और शरीर में संतुलन बनता है। दिमाग और शरीर को जो जोड़ने का काम करते हैं वो सोडियम करते हैं, यानी नमक के कारण होते हैं। इसलिए पसीना में भी नमक निकलते हैं। तो ज्यादा पसीना नहीं निकालिएगा, वैसे भी पसीना निकालने पे भी आप बेहोश हो सकते हैं, तो ज्यादा पसीना भी नहीं निकालना चाहिए। तो अब दिमाग भी कनेक्शन जुट गया, ऊर्जा भी मिल गया, पाचन भी हो गया, अब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आंख में उसको पानी मारने पे भी ठीक हो जाता है। कोई कोई क्या होता है, बेहोश होता है तो उसके शरीर पे जो है पानी फेंक देने पे क्या होता है कि कनेक्शन बन जाता है। क्योंकि जो आप लोग मैसेज मिला था वो कहाँ से मिलता है, आंखें से मिलता है, इमेज 4 को बनने लगता है। तो वही मैसेज वाला पे मार देता है, जिसका कनेक्शन कहीं देर बनता है, उसके बाद फिर पिला दिया जाता है ग्लूकोज वगैरह, तो उसको ऊर्जा पुनः मिल जाते हैं। तो ये होता है बेहोशी, जब भोजन न करने या भोजन के साथ लापरवाही करने पे होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पानी का अवशोषण नहीं हुआ है, बाकी सब चीज का अवशोषण हो चुका है। अब भोजन जाएगा बड़ी आंत में। अब भोजन कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। ठीक है, सब चीज को अच्छा से पचाया है कौन, तो छोटी आंत। अच्छा से पचाया कौन है, छोटी आंत। और शोषित में कौन क्या है, छोटी आंत। इसलिए छोटी आंत को देहात में पचौनी बोलते हैं। अच्छा से पचा दिया इसलिए क्या बोलते हैं, पचौनी। अब मानव के तो पचौनी नहीं सुने होइएगा, बकरी उकरी खांसी उसी कटाता होगा होली उली में कुछो में, तो सुनिएगा पचौनी है, पचौनी। तो पचौनी किसको बोलता है, छोटी आंत को। पचौनी किसको बोलता है, छोटी आंत को पचौनी बोलते हैं, क्योंकि भोजन को अच्छा तरह से पचा देते हैं। अब ये खाना गया बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में किसका अवशोषण होगा, पानी का। अब बड़ी आंत भी कई प्रकार का होता है, इसको कोलोन बोलते हैं इंग्लिश में। असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, ऐसे अलग अलग होते हैं। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ये सब आपको नहीं जानना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब भोजन आगे बढ़ा, इसमें पानी का अवशोषण होगा। अब भोजन यहाँ पे रुक जाएंगे। ये था बड़ी आंत, बड़ी आंत, बढ़िया था, छोटी आंत। देखिए आंत भले छोटी था, इसको लेकिन लंबाई बहुत ज्यादा था। लंबाई सबसे ज्यादा किसका होता है, छोटी आंत का। लगभग 5 से 6 मीटर के आसपास होता है। पूरा के बात करें तो 32 फीट होता है। पूरा कितना होता है, 32 फीट। पाचन तंत्र का पूरा नली कितना होते हैं, 32 फीट। 10 लगभग 9-10 मीटर होते हैं। 9-10 मीटर होते हैं। फीट में बात करें तो 32 फीट होते हैं। याद रखिएगा, पूरा जो है इसे सबको नापा जाए तो 9-10 मीटर होते हैं और फीट में 32 फीट होते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पे भोजन आके सब जमा हो जाते हैं, इसको बोलते हैं मलास है। इसे क्या बोलते हैं, मलास है। इसे क्या बोलते हैं, मलास है। छोटी आंत की लंबाई 5 मीटर, अब बड़ी आंत की लंबाई तो कम में होता है। छोटी आंत की 6 मीटर 5-6 मीटर होता है, बड़ी आंत का कम में होता है 2.5-3 मीटर, 2.5-3 मीटर के आसपास निपट जाता है। समझना है कि नहीं, इसका लंबाई कम होता है। और ये मलाशय में अब लैट्रिन जमा होता है। पीला लैट्रिन किस कारण हो गया, तो बिलिरुबिन के कारण जो लीवर से निकला था। अब यहाँ पे जमा है, भोरे भोरे आप लोग क्या करते हैं, उसको निकाल देंगे। बस पाचन तंत्र यहीं पे पूरा प्रोसेस खत्म हो जाते हैं। यहीं पे पूरा प्रोसेस क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो यहीं पे आप क्लास हम लोग करेंगे बंद। इससे पहले भी हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन का, लगभग 2 घंटा का वीडियो है। पहले भी हम चर्चा किए थे, लेकिन उसको अभी डालने में काफी प्रॉब्लम आएगा। तो जब तक
वो नहीं होता तब तक वीडियो तो जाते रहेंगे, लेकिन वो वीडियो आराम से भेज देंगे। जब वो हो जाएगा पूरा प्रोसेस तो आ जाएगा जब मोबाइल में, तो उसको एडिट करके डाल देंगे। ये तो मोबाइल से रिकॉर्ड हुआ है तो फटाक से आज ही भेज देंगे। अब उसको हम लिस्टेड कब करेंगे मुझ पर निर्भर करता है, लेकिन डाल तो आज ही देंगे। तो इस प्रकार हर एक वीडियो अब जाते रहेंगे, तो अब चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी चैनल पे पसंद की क्लास ऑफिशियल पे जाएंगे। पहले पसंद की क्लास था जो चैनल होल्ड हो गया है मोनेटाइज के लिए, तो अब वो उस पर कोई फायदा नहीं है, इसलिए अब हम लोग नया चैनल बनाए हैं पसंद की क्लास ऑफिशियल। तो अब इस पर जुटिएगा, अब इसी पे ये वीडियो डालेंगे तो देख लीजिएगा। क्लास 10 का फर्स्ट था बायोलॉजी का, इसी प्रकार 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के आर्ट्स और साइंस देखेंगे, कॉमर्स नहीं। उसके बाद यही सब पढ़ाई होगा और फाउंडेशन भी लाएंगे हर विषय का, तो वो भी देख लीजिएगा। बेसिक से मतलब 0 से लेके हीरो तक का वो सब बताएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।